हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, कौन सा चैप्टर चल रहा था? क्लास 12 सीबीएसई ईयर लॉन्ग कोर्स में हम लोगों ने यूनिट इकोलॉजी स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, जहां से छोड़ा था उसका थोड़ा सा रिविजन लेते हैं और आगे की बात को आज कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। हमने इस चैप्टर को दो तरीके से बांटा था कि इस चैप्टर को हम लोग क्या है, दो पार्टीशंस में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग क्या है, दो पार्टीशंस में पढ़ेंगे। किस तरीके से दो पार्टीशंस में पढ़ेंगे कि पहले अपन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूरी नॉलेज लेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? देखो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर पहले वाले लेक्चर से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपना जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और ए बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग और फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए ये बायोटिक फैक्टर्स ए बायोटिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ए बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये अपन काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, जैसे आज ये 4th लेक्चर है इस चैप्टर का, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, वी हैव डिस्कस्ड। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है? कोई भी एक इंडिविजुअल आप लिविंग बीइंग ले लो, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये बात भी देखी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि ए बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। मेनली जो 4 ए बायोटिक फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े, उसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल। सॉइल लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिजम्स इन ए बायोटिक फैक्टर्स को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसके 4 तरीके थे: रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। जो ऑर्गेनिज्म रेगुलेट द्वारा रिस्पॉन्स शो करेंगे वो रेगुलेटर्स कहलाएंगे, जो कन्फर्म द्वारा रिस्पॉन्स शो करेंगे वो कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे, जो माइग्रेट करेंगे वो माइग्रेशन प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे। ये 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। रेगुलेटर्स क्या थे? जो अपनी बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं, इरिस्पेक्टिव कुछ भी हो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? कन्फॉर्मर्स होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, वो एक्सटर्नल के हिसाब से फ्लक्चुएट कर लेते हैं। माइग्रेशन में क्या था कि आपकी ओरिजिनल प्लेस है, वहां पर कंडीशन बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो गई हैं, तो आप टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए कुछ न्यू लोकेशन पे जा रहे हो, जब तक ओरिजिनल पोजीशन पे कंडीशन वापस से फेवरेबल नहीं हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी। अब जो चौथा पॉइंट हम लोग देखने वाले थे, चौथा पॉइंट जो इसमें देखने वाले हैं हम लोग, वो है सस्पेंड। सस्पेंड वर्ड क्या होता है? जैसे मैंने कह दिया मैं आपको अपनी जॉब से सस्पेंड करती हूं। सस्पेंड का मतलब क्या है? सस्पेंड का मतलब है निकाल देना, उस पोजीशन से निकाल देना। उस पोजीशन से निकालने का क्या मतलब है कि अब आप उस पोजीशन के लायबल नहीं हो, रिलायबल नहीं हो, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप उस पोजीशन पे कोई भी काम नहीं कर सकते। यू डोंट लिटरली हैव द पावर टू वर्क ऑन दैट पोजीशन, तो सस्पेंड हो गया। ठीक है, अब वो सस्पेंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। यहां पर सस्पेंड का मतलब क्या है? यहां पर सस्पेंड का मतलब है इनएक्टिव पोजीशन पे आना। थोड़े टाइम के लिए जो आपकी रेगुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको सब कुछ खत्म कर देना, एक तरीके से पार्शियली डेड हो जाना। प्रॉपरली डेड नहीं होना। डेड का मतलब तो ये कि देयर इज नो रेस्पिरेशन, कुछ भी, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज खत्म। सस्पेंड का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अंडरगो स्लीप या दे टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। वो अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से काट देते हैं। जैसे होता है ना कि अरे अपन को कभी कभार कोई दोस्त बहुत टाइम बाद मिलता है कि तुम कहाँ हो, कहाँ कटे हुए हो, 6 महीने से मैंने तुम्हें देखा तक नहीं है। फिर उसने बताया कि हाँ मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकला, मैं सिर्फ तैयारी करता था, अब एग्जाम्स हो गए तो मैं अब बाहर निकल रहा हूँ, फ्री हो गया हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत प्रैक्टिकल सिंपल एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर में जो लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, वो आपको सर्दी में इतनी नहीं दिखती पर अब गर्मियों में दिख रही हैं। चींटियाँ देखोगे गर्मियों में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हो चींटियों से। ठीक है, तो
ऑर्गेनिजम्स, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना रेगुलेटर्स की तरह बिहेव कर पाते हैं, ना कन्फॉर्मर, मतलब एटलीस्ट वो सर्वाइव तो कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट में, भले ही वो उसके हिसाब से कर रहे हैं या उसके अदर देन कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उन ऑर्गेनिजम्स में या वॉट एवर द प्रिवेलिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल भी रेजिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, छुपा देते हैं, वो स्लीप में चले जाते हैं। दे हैव अंडरगॉन रेस्टिंग स्टेज या दे हैव एड अप रेस्टिंग स्टेज फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 6 महीने की स्लीप पे चले गए, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, 6 महीने की समर स्लीप पे चले गए, एस्टिवेशन। डायापॉज, कभी कभार ऑर्गेनिज्म के डायापॉज नाम का लगता है, सीड है, बन गया है पर अभी भी जर्मिनेट नहीं हो रहा है, 8 महीने बाद जर्मिनेट हुआ है। दैट मीन्स सीड डॉर्मेंसी कंडीशन में था, सीड रेस्टिंग कंडीशन में था, सीड इनएक्टिव कंडीशन में था, सीड क्यूसेंट कंडीशन में था, जो कि सेल साइकिल में G0 फेज था। तो ऐसे कंडीशन में आप ये नहीं कहोगे कि ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, मर गया है। ऑर्गेनिज्म बाहर आता है लेकिन काफी टाइम पीरियड के हिडन, मतलब हिडन हो जाता है, उसके बाद बाहर आता है। ठीक है, तो हम लोग सस्पेंड में क्या लिखेंगे कि हेयर सम ऑर्गेनिजम्स आर not able, here some organisms are not able to behave as a regulator nor as a conformer. Regulator, ठीक है, इसको वापस लिख लो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आर एन से मिक्स हो गया, इफ यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली। रेगुलेटर नॉर एज अ कन्फॉर्मर। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे बिहेव एज अ सस्पेंडर। दे बिहेव एज अ सस्पेंडर। कैसे, देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म ना तो रेगुलेटर की तरह बिहेव कर पा रहे हैं, ना ही कन्फॉर्मर की तरह बिहेव कर पा रहे हैं, तो कैसे बिहेव करेंगे। देखो, ये लोग क्या करते हैं, दे अंडरगॉन they undergone hidden resting they undergone hidden resting inactive stage। ठीक है, कैसे, दे अंडरगॉन हिडन रेस्टिंग ऑन इनएक्टिव स्टेज। इस समय पर क्या होता है, दे हैव स्टॉप्ड देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। देखो, जैसे आज मैं कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो मेरे पास क्या होता है, एटीपी का खर्च होता है, या तो कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म होगा, या तो मैं एटीपी को इस्तेमाल करूंगी या मैं एटीपी का फॉर्मेशन करूंगी, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का कोई ना कोई रोल आ रहा है। इन्हें क्या करना है, 6 महीने तक अपने आप अपनी जो एनर्जी है उसे कंजर्व करके रखना है। अब जैसे मैं दिन भर काम कर रही हूँ और मैं रात में क्या थक गई, मैं कहूँगी ना नहीं अब आगे डिस्टर्ब मत करो, मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक है मैं दिन भर रेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे कि ओके रात में कोई काम देना तो मुझे दे दो, मैंने दिन में बहुत रेस्ट किया है, आई एम हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी टू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिव कंडीशन में चले जाते हैं, स्लीप कंडीशन में चले जाते हैं, ये अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सांस ही लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं कि सो डैट दे बिकम एबल टू कंजर्व मोर एंड मोर एनर्जी या एज मच एज एनर्जी दे कैन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्होंने एनर्जी को कंजर्व किया है तो ये थकेंगे नहीं, तो इनको कोई काम नहीं करना, तो ये स्लीप कंडीशन में चले जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये क्या होते हैं,
बाहर आ जाते हैं। तो एनिमल्स के केसेस पर जैसे विंटर स्लीप हो गया, हाइबरनेशन, समर स्लीप हो गया, एस्टिवेशन। प्लांट्स के केस में सीड डोरमेंसी की कंडीशन हो गई कि सीड जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दे बिहेव एज अ सस्पेंडर, दे अंडरगॉन हिडन रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेज। इस समय पर क्या है, ऑर्गेनिज्म मिनिमाइज्ड physiological activities organisms minimized physiological activities to conserve energy। एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आता है विंटर स्लीप, जिसको आप हाइबरनेशन कहते हो, ठीक है। समर स्लीप जिसे आप एस्टिवेशन कहते हो, ठीक है। और प्लांट्स के रेस्पेक्ट में सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है कि जैसे सीड बन चुका है पर वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, अभी वो अपने अंदर से कोई प्लिम्यूल और रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, वो फेवरेबल कंडीशंस का वेट कर रहा है। तो वो क्या करता है, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेके रखता है या अपने आप को हिडन कंडीशन में रखता है, बाहर जर्मिनेट होकर आता ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, हिडन स्टेज ऑफ सीड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये आपका टॉपिक खत्म होता है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस न्यू टॉपिक का नाम है एडेप्टेशन। दिस विल मार्क द एंड ऑफ योर टॉपिक ऑर्गेनिजम्स, एडेप्टेशंस। देखो एडेप्टेशंस एक बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है। जैसे मैं आपको बार बार एक ही पॉइंट बोल रही हूँ, जिससे समझ लो आप राजस्थान में रह रहे हो, आपने पढ़ाई वगैरह करी और आपकी जॉब चेन्नई में लग गई, तो आप क्या करोगे, माइग्रेट कर गए, ठीक है। आइदर या तो परमानेंट ही हो जाओगे कि आगे चल के मुझे मैरिज करके वहीं सेटल्ड होना है, तो आप अपने हिसाब से मकान वगैरह लोगे, और आप बोलोगे कि नहीं मुझे टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए जस्ट टू अर्न मनी जाना है या जस्ट टू अर्न पोजीशन इन पावर, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे कि आप वहां पर क्या करोगे, घर अपना रेंट पे ले लोगे। तो ये तो एक तरीका था माइग्रेट करने का, ये क्या था, एक तरीका था माइग्रेट करने का। लेकिन एडेप्टेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्लियर होगा, देखो राजस्थान में आपका खान पान अलग है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें अलग हैं, आप घर के माहौल में रहे हो, यू हैव केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तो आप उसी माहौल में क्या एडेप्ट हुए हो। अब आप बड़े हो गए, 22-23 साल के हो गए, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपकी जॉब लगे और आप चले गए चेन्नई, विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो अब आप चेन्नई में गए, तो चेन्नई में आपको प्रॉब्लम्स हुई इनिशियली, आपने बोला यहाँ गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, चिपचिपा बहुत है, खाने में आपको चपाती ना मिलके एवरी टाइम इडली डोसा सांभर मिल रहा है, जो कि वहाँ का फूड है, फेवरेट फूड है, ठीक है। तो वहाँ के लोग, आपने देखा कि भाई वहाँ के लोग तो बड़ी इजीली इसे खा रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा हैवीनेस फील हो रही है, आपको मतलब बोलते ना कि इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी एडजस्ट करने में, बट नाउ आई एम हैप्पी हियर। तो आपको क्या है, 2 से 3 महीने उस चीज़ को क्या होते हैं, एडप्ट करने में लग जाते हैं। एडप्ट मतलब आपकी बॉडी अपने आप को तैयार करती है उस न्यू इन्वायरमेंट में। एक तो होता है कि ओके आई एम देयर ओनली फॉर 30 या 40 डेज, तो मैं बहुत इजीली सर्वाइव कर गया। एक होता है कि आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है 4 ईयर्स, आपको 4 ईयर्स तक रहना ही है, तो यू आर बाउंड टू एडप्ट, यू हैव टू एडप्ट, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं भैया, तो आप छोड़ दो। बट इफ यू वांट टू मूव अहेड देन यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू
एडप्ट। अब आप खुद ही सोचो, आप कोटा में आते हो, कोटा इज एन एजुकेशनल हब टुडे, बहुत शानदार कोचिंग, बहुत ही उम्दा कोचिंग कोटा में पाए जाते हैं। अब बच्चे क्या है, बाहर से पढ़ने आते हैं, तो अधिकतर बच्चों को होता है इनिशियली प्रॉब्लम आ रही थी, खाना सूट नहीं कर रहा था, पानी सूट नहीं कर रहा था, यहाँ का पानी बहुत हैवी है, बाल खराब हो जाते हैं, पचता नहीं है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है आपने बताई, मीन्स इनिशियली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ द एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, रेनफॉल, वाटर, सॉइल, लाइट, टोपोग्राफिक फीचर, ज्योग्राफिकल फीचर्स, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड। फिर धीरे धीरे क्या है, आप एडप्ट होने लग गए। फिर आपके पेरेंट्स से आपने पूछा अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके जो वर्ल्ड का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसको उसके प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट में एडप्ट करना ही पड़ेगा अगर उसे सरवाइव करना है। तो ऑर्गेनिजम्स हु आर एबल टू एडप्ट इजीली और टफली, उससे कोई मतलब नहीं है, दे आर एबल टू सर्वाइव, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है, जो डिजायरेबल है, जो डिजर्व करता है, जो अडेप्ट कर सकता है, जो चेंजेस को रेजिस्ट कर सकता है, जो चेंजेस को झेल सकता है, वही इस अर्थ पे सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। चाहे स्प्रिंग सीजन हो, चाहे समर सीजन हो, चाहे विंटर सीजन हो, आपको अपनी कंडीशंस को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हुए सर्वाइवल की तरफ जाना पड़ेगा। एडेप्टेशन दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म करता है, चाहे वो इंसेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो, एवरीबडी हैज टू एडजस्ट फॉर सर्वाइवल। आपने देखा होगा कि जैसे डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होंगे वो अपने आप को किस तरीके से एडप्ट, डेजर्ट एरिया में देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी आपको हर जगह प्लेंटी, बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, सनलाइट बहुत आ रही है, ठीक है, खुला खुला एरिया, सैंडी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, ग्रोइंग और कल्टीवेशन प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं है जितनी दूसरी जगह है। तो वहां पर क्या है, कैक्टस टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं, या कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और उनकी लीव्स स्पाइन्स कांटों में मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। अगर लीव्स होंगी तो स्टोमेटा ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे, स्टोमेटा ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे तो वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ सकता है, ट्रांसपिरेशन कर सकता है, प्लांट को डिहाइड्रेशन हो सकता है, प्लांट मर सकता है, डिजीज्ड हो सकता है। तो जो है वो भी नहीं मिल रहा, तो फिर फायदा क्या है। तो वहां पे जो प्लांट्स है वो मेनली कैक्टस प्लांट्स उगते हैं, जिन्हें पानी, जो ऑलरेडी अपने अंदर काफी पानी स्टोर करके रखते हैं, जिन्हें बाहर से पानी की जरूरत नहीं, बिकॉज स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, रेनफॉल टाइम पर नहीं आती है, आती है तो उतनी नहीं आती जितनी रिक्वायर्ड है। तो वो अपने अंदर काफी पानी को स्टोर करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उनके स्टोमेटा सनकन होते हैं। डे टाइम में वो स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, बिकॉज इन डे टाइम लाइट इज मोर, इंटेंसिटी इज मोर इन कंपेरिजन टू नाइट टाइम। तो वो अपने आप को क्या एडप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। चेंजेस ऑलवेज मेक यू गेट एडजस्ट। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या सलाह देंगे, मुझे बताओ, आपके फ्रेंड्स आपको क्या सलाह देंगे। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि ओके आप अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाओ, आप अपने अंदर क्या है थोड़े से चेंजेस लाओ, जब आप चेंजेस लाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप चेंजेस लाओगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, अगर आप सेटिस्फाइड होगे तो आप उस इन्वायरमेंटल, जो चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपके लिए राइट नाउ है, आप उसमें क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, एडेप्ट करोगे, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स को ले लो, जैसे जो डेजर्ट एरिया में होता है, डेजर्ट में आप किसको चलाते हो, कैमल, एक कैमल ही है। तो कैमल क्या होता है, लंबा होता है, उसके पास हम्प होता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, उसकी आई लैशेस बहुत बड़ी और बुशी होती हैं। क्यों, क्योंकि एवरी टाइम सैंड और डस्ट आ रहा है तो उसकी आंखों में इन्फेक्शन नहीं हो जाए, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको डिजीज हो जाएगी, फिर उसको दिखेगा नहीं तो चलेगा कैसे।